एजुकेशन के तहत पूरी दुनिया के बाजार को जोड़ने की कोशिश की गई, जो कि अभी पश्चिम के देश खास करके अमेरिका के संकट के कारण एकदम से उबाल पर है और बौखलाई हुई है अमेरिकी सत्ताधारी पार्टी नेता। तो उसके बीच में ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन हमें तो अलग अलग देशों में जो घटनाएं घट रही है उसके तलाशने होंगे, स्थानीय कारणों को तलाशने। तो मैं नेपाल से पहले शुरू करता हूँ। नेपाल पर ही एक मसला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेपाल में, और मैं उम्मीद किया था कि राम रिजन बताएंगे आप लोग को राणा शाही के दौर से ही कि कैसे यहाँ पे एक सामंती समाज था और कितना पिछड़ा हुआ था। तो 50 के आस और उसके तरह से शाही नाम का था, नीचे तो अलगारी था, कहिए कुलीन राणाओं का ही चलता। वो एक जमीन उनके हाथ में थी, नौकरशाही पर उनका कब्जा था, धंधेबाजी पर उनका कब्जा था, और वो जो कहते थे रबर स्टाम्प की तरह राजा को इस्तेमाल। नेहरू की सरकार बनने एक तरह से किया और वहां से भाग कर दिया है। और दिल्ली की सरकार के बाद से राणा शाही को पीछे ढकेला गया और वहां पे राजतंत्र को सत्ता में लाया गया, लेकिन वो मिली जुली सत्ता। उस समय नेपाली कांग्रेस कोइराला शायद होंगे, पहले जो वो नेपाली कांग्रेस भारत के साथ ही उनका विकास हुआ है कांग्रेस इस समय। तो पार्शियल अधिकार उनको दे करके और पार्शियल अधिकार राजा को दे करके कॉम्प्रोमाइज करके के बाद 62 तक शासन। 62 में भुवन के बाद महेंद्र राजा बने, तो उन्होंने एक तरह से जो विधायिका थी या जो उसको पावर था प्राइम मिनिस्टर को और मंत्रिमंडल को, वो खत्म करके पंचायती राज किया और पूरे पावर को किंग अपने हाथ में ले और पंचायती राज के रूप में उसको आगे बढ़ाए, जिसके बारे में हमारे युवा साथी ने पूछा आपको। और तब से वही शासन चल रहा था और एक तरह से निरंकुश सत्ता राजतंत्र का चल रहा था। और उसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी का एक तैयारी वहां शुरू से ही थी। सबसे पहले इन्हीं के आमंत्रण पर मैं 1985 में जब गया नेपाल, तो मैं वहां की पिछड़ी स्थिति देखा। ऑलमोस्ट सभी चीजें भारत से जाती थी। एक वहां का स्थानीय ग्रेट और दारू, यही वहां का उत्पाद, कहीं कोई नहीं। बाजार में सारे भारतीय माल पड़े हुए थे या फिर विदेशी माल थे, वहां से सस्ता मिलता था, इस नाम पर स्मगल होकर के भारत को दिया। तो एक राजतंत्र के खिलाफ आम जनमानस में ये बात थी कि यहाँ पे बात का भी विकास हो कम से कम, क्योंकि एड पर चलने वाला। तो इस मसले पर भारतीय व्यापारियों का दुकानें भी ज्यादा थी। देश में घूमा तो ज्यादा मारवाड़ी लोग ही वहां पे ये बैठते। तो जैसे जैसे इन्हीं लोगों के साथ सहयोग से एक मध्य वर्ग का वहां विकास हुआ। जिन पहाड़ी लोगों की बात करें, वो नौकरशाही में थे, एजुकेशन में थे, लेकिन बिजनेस धंधे में उतने नहीं थे। लेकिन इन्हीं लोग के साथ सहयोग करके जो मध्य वर्ग का विकास हुआ वहां, वो सत्ता की दावेदारी किया। और कम्युनिस्ट पार्टियों के में भी उन्हीं के कार्यकर्ता और वही लोग ज्यादा थे और पहाड़ के लोग ही ज्यादा थे। मधेश के लोग भी थे, लेकिन उसमें पहाड़ के लोग की ही उपस्थिति ज्यादा थी। वहां के जितने भी नौकरशाही है उसमें आपको लोग ही मिलेंगे। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पहाड़ के ज्यादा थे। पार्टियों में भी कार्यकर्ता राजनीतिक तौर पे भी वो। अभी एक साथी ने पूछा की भूमिका क्या किया। वहां के व्यापार छोटा से लेके बड़ा या एजुकेशन में या उनका था में सब में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
मधेश की महिला घूंघट में ही थी या थोड़े जो यहाँ के परिवार अपर कास्ट बिहार और हुआ है तो वो कुछ कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन बिहार की महिलाएं बड़ी संघर्ष कर रही हैं, चाहे बस आर्थिक तौर पर कमजोर हो या वो आर्थिक मेहनत उनके बिल्कुल संस्कृति का हिस्सा। तो स्वाभाविक नौकरशाही से लेके सेना सब में वो डोमिनेट भी करते हैं। ज्यादा क्षत्रिय लोग और ब्राह्मण लोग थे नौकरशाही में, राजनीति ज्यादा एक वहाँ की जनजाति है, मगध जनजाति है, ये बार खास करके बहुत विकसित है और ये लोग व्यापार में ज्यादा, जो तिब्बत से होता था इधर हमारे बिहार की बड़ी और काफी वो में एक बड़ी भूमिका रहा। तो आज जो भी हो रहा है उस सेक्शन आप देखिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, नौकरशाही या अन्य जगहों से तो लोग अपना भ्रष्टाचार से कमा ले रहे, लेकिन जो व्यापार करने वाला वर्ग, जो खेती करने वाला वर्ग, वह सेक्शन तो सिर्फ टैक्स दे रहा है, क्योंकि जब तक लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उनका बाजार नहीं बढ़ेगा, उनका धंधा नहीं बढ़ेगा। तो इस मायने में बहुत उम्मीद थी लोगों की, जब लोकतंत्र स्थापना हुई, राजशाही हुआ, तब यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और जो अन्य विकसित है वो चीन को देखते थे, भारत को देखते थे और जो बाहर हम काम करने जाते हैं हमको यहाँ मिले। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ, तो इस 1800 ये 1985 में जिस ये को बाद के दिनों में गया तो मैं देखी बीरगंज के इलाके और एठौड़ा एक बीरगंज से आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, उन सबों में नए नए इंडस्ट्री खुले और ऐसा भी इंडस्ट्री हुआ कि कुछ प्रोडक्ट नेपाल में बिहार और और मजदूर बिहार है या यूपी के हैं, वो भी नेपाल में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ इधर आते हैं लोग, खुला बॉर्डर रोक टोक नहीं है, तो प्रक्रिया। लेकिन लोकतंत्र के आने से लोगों की उम्मीद और ज्यादा थी। अब देखिए यहाँ पर मैं साथी से रामनिजन से पूछा भी था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कई बार ये भी होता है कि अपनी असफलता पर आदमी उतना बोल नहीं पाता है। तो ये माओवादी पार्टी लोग लैंड डीलर का नारा दिए, जो जमीन को जोते वो जमीन का मालिक, वो जो आम तौर पे लेफ्ट के लोग देते थे, और इन्होंने जमीन अपने जनयुद्ध के दौर में कब्जा भी किया। तो सत्ता में आने के लिए भारत की सरकार से कॉम्प्रोमाइज, एक इंटरनल बातचीत में लैंड टू द टीलर एक तरह से लौटा देने की बात, और जो अपने आधार क्षेत्र में जो किसान या जो खेत मजदूर या पहले बंधुआ मजदूर रहे होंगे, वो जमीन जोत रहे थे, उनको रिट्रीट करना, तो उनकी निराशा क्या है कि उनको तो कुछ नहीं मिला, उनका तो मिला हुआ छीन गए। इसमें अच्छा था कि माओवादी नहीं जाते सत्ता में, कम से कम स्थानीय में रहते तो जोतते रहते। अब तो कानून सेना और पुलिस के माध्यम से उनको जो जमीन चाहेंगे उनको हटा दिया। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो कृषि के अंदर विकास करा सकता था, उससे जमीन छीन, यह भी क्षोभ तो उनका लगातार बना रहा। और फिर मैं ये कर रहा हूँ कि राणा के समय से एक प्लेन में भी जो मधेश की बात की, यहाँ पर भी जमीन के होल्ड करके रखने वाले हैं, जैसे बिहार यूपी की जो जातियां हैं वही प्रदेश आधे नेपाल में प्लेन में है, तो उन लोगों ने भी जमीन को होल्ड करके रखा। तो नतीजा ये हुआ कि कृषि का जो विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास हुआ, क्योंकि जो खेती करने वाली जो समाज था उसको तो जमीन मिली नहीं, वो माइग्रेट करके चले आए इंडिया में काम करने के लिए। मोस्टली जो कमजोर या पिछड़े ज्यादा होते हैं वो आते हैं इंडिया में काम करने के लिए, प्रदेश के लोग तो ज्यादा ही आते हैं, बाहर के लोग थोड़ा उधर इंडिया में चले जाते हैं, इधर से भी लोग जाते हैं।
इंडस्ट्री का विकास हो। इनके साथी लोग तो कई बार प्रश्न इनके नेताओं से, बड़े नेताओं, कि भाई आप हमको एक रूपरेखा बताइए, आप जब सत्ता में आएंगे तो आपके डेवलपमेंट कैसे। तो उनके कई नेताओं ने कहा कि मेरे पास बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक का बहुत सब पॉइंट है, पहाड़ पे हमारा है, पहाड़ से नीचे पानी सीधे गिरता है, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं और हम पूरे एशिया जो है साउथ एशिया को हम सप्लाई करते हैं, उससे हमको काफी रेवेन्यू आएगा और हमारी आर्थिक स्थिति काफी सुधर सकती है। अच्छा, इसके बाद ये 5 के बाद कुछ पहले ऐसे पावर प्लांट बने थे, लेकिन 5 के बाद ऐसे पावर प्लांट बने, चाइना ने भी उसमें पूंजी लगाई, इंडिया ने भी पूंजी लगाई और बिजली बन भी रहे। अभी हाल में सुने कि बांग्लादेश नेपाल से भारत के माध्यम से खरीदेगा, लेकिन भाई हमारे यहाँ भी बहुत है, अडानी बना करके बांग्लादेश को बेच रहा है। तो बेल पकने से कौवा, आपको क्या हुआ, बिजली बनी, जो जो दुनिया थी इसका इस्तेमाल करके सरकार को उसमें कितना लगेगा रोजगार, रोजगार तो मिला नहीं। तो एक बड़ा कारण है कि जो का विकास हुआ भी, उसमें न्यू लिबरल पॉलिसी के कारण सरकार का कोई हस्तक्षेप हो नहीं पाता। आप कंपनी को ये नहीं कर सकते हैं कि हम हमारे इतने लोगों को पूरा वेतन देकर के रोजगार में आपको लेना। भारत में भी नहीं है, टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां 10,000 15,000 पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम, यही पॉलिसी लगी थी। चाहे वो चाइना की कंपनी हो या इंडिया की कंपनी हो या कहीं और की कंपनी हो या स्थानीय लोग कंपनी हो, तो फिर तो कोलैबोरेट कर करके स्थानीय लोग बनाते हैं। तो इंडस्ट्री का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ या रोड बने, ये सब में नेपाल के अंदर 20 सालों में एक नया पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ और ज्यादा वो लोग थे जिन जो सत्ता में